पिछले लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट स्टडी किया था। तो वहाँ पे देखा था कि अपने पास मेन दो मेथड आते हैं। पहला जो मेथड आता है वो है बाय फिजिकल मेथड और जो सेकंड मेथड आता है वो आता है बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, केमिकल और फिजिकल मेथड के द्वारा हमने पीछे कोलाइडल सॉल्ट को प्रिपेयर किया था। अब प्रिपेयर करने के बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज हमने जो बेसिक पढ़ा था स्टार्टिंग में वहाँ पे डिस्कस कर ली थी। चलो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, तो देखो जो पहली प्रॉपर्टीज है कोलाइडल सॉल्यूशन की वो है नेचर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नेचर। तो ये भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, जिसके पीछे आया था कि ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस नेचर शो करता है। ट्रू सॉल्यूशन को हटाके जो बाकी दो बच गए, कौन कौन से दो बच गए? एक तो सस्पेंशन सॉल्यूशन और दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये जो दो सॉल्यूशन है ये हेटेरोजीनियस नेचर शो करते हैं। ठीक है, केवल ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस नेचर शो करेगा, जबकि जो बाकी दो बच रहे हैं, कौन कौन से बाकी दो बच रहे हैं? एक तो सस्पेंशन सॉल्यूशन और दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो वो हमेशा हेटेरोजीनियस नेचर शो करते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखो भाई, कोलाइडल सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस नेचर शो करेगा। तो पहला पॉइंट हो चुका कि जो कोलाइडल सॉल्ट है वो हेटेरोजीनियस नेचर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सस्पेंशन भी हेटेरोजीनियस नेचर शो करेगा, जबकि जो ट्रू सॉल्यूशन है, पहले वाला टाइप का सॉल्यूशन है, वो होमोजीनियस नेचर शो करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया? जो सेकंड प्रॉपर्टीज होगी वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो, हाँ भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रही है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? Those properties of solution which depend upon number of mole of solute, not depend upon nature of solute, are known as colligative properties. ठीक है, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल है उस पर डिपेंड करें एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल मतलब एटम आयंस इन पे डिपेंड करें एंड डज नॉट डिपेंड नेचर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल लाइक एटम आयंस मॉलिक्यूल जो भी हैं उन पे डिपेंड करें, तो वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यूनिट सेकंड सॉल्यूशन में पीछे पढ़ लिया होगा। तो डेफिनेशन हमने बताई, दोज प्रॉपर्टीज which depend upon only number of mole of solute and not depend nature of solute। ठीक है, जो सोल्यूट के मोल पे डिपेंड करती हो और सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करे, तो वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, चार प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पीछे पढ़ लिया होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो अपनी पहले तो डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन लिख रखी है। तो क्या कहोगे? ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन भी नंबर ऑफ मोल ऑफ डिस्पर्स फेज मींस सोल्यूट पे डिपेंड करेगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल। ठीक है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो डिस्पर्स फेज के मोल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ डिस्पर्स फेज पे डिपेंड करेगा कि जो डिस्पर्स फेज है मतलब जो सोल्यूट है उसके कितने मोल लेके चले हो उस पर डिपेंड करेगा एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज। ठीक है, इट मींस कोलाइडल सॉल्यूशन सैटिस्फाई ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इजीली सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो पहले देखो, ये तो हमने नेचर को डिफाइन किया था। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depend upon number of mole of solute या disperse phase
नॉट नेचर ऑफ सोल्यूट। कोलाइडल सोल्यूट सेटिस्फाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्यों सेटिस्फाई करता है ये अभी हमने बता दिया, तो देख लेना, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आती है टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। तो टेंडल इफेक्ट क्या होता है वो देखो। ऑन पासिंग द लाइट थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन। मान लो अपने पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन दे रखा है किसी बीकर में, उस सॉल्यूशन में अगर हम लाइट पास करें, तो जैसे लाइट पास करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो पाथ ऑफ लाइट विल बी विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज टेंडल इफेक्ट। ओके, क्या बताया कि मान लो अपने पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन दे रखे हैं, ये बीकर लेके चले, यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन दे रखे हैं, यहाँ पे दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ये डार्क रूम में फिनोमेना टेक प्लेस करेगा, दिस इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ पे हमने मान लो लाइट सोर्स जिसकी टॉर्च ले रखी है, ये टॉर्च होगी, ठीक है। अच्छा, डार्क रूम में ये प्रोसेस करवाओगे, जैसे टॉर्च के द्वारा हम लाइट पास करेंगे, ये लाइट रेज है, जैसे ये लाइट रेज सॉल्यूशन में पास होगी, देन पाथ ऑफ लाइट, जैसे लाइट रेज सॉल्यूशन में पास होती है, तो जो लाइट का पाथ होता है वो इजीली हमें दिखाई देते हैं। जैसे लाइट सॉल्यूशन में पास हुई, तो जो लाइट का पाथ होगा वो हमें सॉल्यूशन के अंदर इजीली दिखाई देगा, और उसके बाद ये किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके कोलाइड करती है, ठीक है। सॉल्यूशन में जैसे पास मतलब सॉल्यूशन में जैसे पास होगी तो लाइट का पाथ इजीली विजिबल होगा, चलो ठीक है। उसके बाद जैसे ही सॉल्यूशन से बाहर आएगी, तो ये जो लाइट रेज होगी वो किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके स्पॉट फॉर्म करती है, वीडियो स्पॉट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लाइट पास करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो जो लाइट का पाथ होगा वो इजीली विजिबल हो, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। ओके, तो ये टेंडल इफेक्ट टेक प्लेस कर रहे हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन टेंडल इफेक्ट को लार्ज अमाउंट में शो करवाएगा, लार्ज अमाउंट में टेक प्लेस करवाता है, ठीक है। तो सिंपल ये कह सकते हो कि कोलाइडल सॉल्यूशन हैव टेंडल इफेक्ट इन लार्ज अमाउंट। ओके, टेंडल इफेक्ट को ये सेटिस्फाई करवाते हैं। तो यही यहाँ पे रखते हैं, ऑन द पासिंग द लाइट थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन, then the path of light will be visible in the solution due to scattering of light। ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का बिखरना, ठीक है। फिजिक्स में आता है ना ऑप्टिक्स, उसके अंदर ये कंप्लीट प्रोसेस आती है, पढ़ा हुआ उसमें, देख लेना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टेंडल इफेक्ट होगा इसका मेन रीजन क्या है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पे आता है, मतलब टेंडल इफेक्ट को यहाँ पे सेटिस्फाई कर चुके स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। तो टेंडल इफेक्ट की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन आती है, टेंडल इफेक्ट कब टेक प्लेस करेगा और कब टेक प्लेस नहीं करता, उसके लिए कुछ कंडीशन आती है। दो कंडीशन आएगी में, क्या क्या दो कंडीशन है देखो। पहली जो कंडीशन है वो ये है कि साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स शुड बी नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल्स, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, ये कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। अब कोलाइडल पार्टिकल्स है तो इनका साइज क्या होगा, लाई बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, इनके बीच में तो लाई करेगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इनका साइज नॉट मच स्मॉलर, इनका जो साइज होगा ना वो ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। यहाँ पे जो लाइट पास हो रही है, इस लाइट की जो वेवलेंथ होगी, इस लाइट की जो वेवलेंथ होती है उससे ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब पहली कंडीशन ये है कि साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज
ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए एज कंपेरिजन टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। लाइट की जो वेवलेंथ है ना उससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस कह सकते हो, लार्ज स्मॉल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये आ चुकी है, ओके। साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल शुड नॉट बी स्मॉलर, इसका जो साइज होगा बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा एज कंपेरिजन टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट यहाँ पे यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ के कंपेरिजन में, ओके। तो ये था पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो? दूसरी कंडीशन ये कहती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फ्रिंज एंड डिस्पर्जन मीडियम शुड बी हैव लार्ज डिफरेंस। ये तो क्या था कि यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्मॉल डिफरेंस शो नहीं करना चाहिए इनके बीच में। जबकि यहाँ पे क्या करें कि जो डिस्पर्स फेज है ये सब में आगे होगा ऊपर वाली प्रॉपर्टीज ना, देखो सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट बाय म्यू ऑफ डिस्पर्स फेज शुड बी हैव लार्ज डिफरेंस। चलो तो है ये तो क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड सेकंड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। एक मिनट, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। ये सोल्यूट है अपना और दिस इज सॉल्वेंट, ओके। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा शुड बी हैव लार्ज डिफरेंस। इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए ना, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हैव लार्ज डिफरेंस ही शो करना चाहिए। साइज का तो जो डिफरेंस है तो वो स्मॉल होना चाहिए, ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, स्मॉल डिफरेंस ही शो करेगा। जबकि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो लार्ज डिफरेंस शो करना चाहिए। ये ज़्यादा डिफरेंस शो करेगा वो स्मॉल डिफरेंस शो करते हैं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन थी टेंडल इफेक्ट की। तो टेंडल इफेक्ट एक ऑप्टिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम पाथ ऑफ लाइट को इजीली सॉल्यूशन के अंदर विजिबल मतलब देख सकते हैं, तो वो प्रोसेस कराती है टेंडल इफेक्ट। फिर इसकी कंडीशन ये दो आती है, तो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो ये तो अपना टेंडल इफेक्ट का कंसेप्ट, ओके। अभी अपनी फोर्थ प्रॉपर्टीज है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या कहे तो ब्रोवियन मोमेंट, ओके। तो ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज कह सकते हो। इस प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, जिसकी कुछ पार्टिकल्स जिनका साइज स्मॉल होते हैं वो आपस में जिगजैग मोशन में मूव करते हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। तो वो जो मोशन एग्जिस्ट करते हैं वो क्या कहलाता है? ब्रोवियन मोमेंट, ठीक है। ब्रोवियन मोमेंट एक ऐसा मोशन एग्जिस्ट करेगा पार्टिकल्स के अंदर जो आपस में जिगजैग मोशन में मतलब रैंडमली आपस में मूव करेंगे और मूव करने के बाद आपस में कोलाइड करते हैं। तो वो जो मूवमेंट होगा, वो जो मोशन होगा, वो ब्रोवियन मोमेंटम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसकी मतलब बेस्ट एग्जांपल अभी ले लिया, एक डार्क रूम लेके चले, ठीक है। डार्क रूम में मान लो वहाँ पे एक छोटा सा होल है, विंडो है, ठीक है, स्मॉल होल है मान लो वहाँ पे। अब जैसे सन रेज उस होल में से रूम में एंटर करती है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल एक दूसरे के साथ रैंडमली मूव करते हैं और रैंडमली मूव करने के बाद रैंडमली मूव तो कर रहे हैं पर साथ में क्या कर रहे हैं, आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं। तो इनका जो जिगजैग मोशन मतलब जो रैंडमली मोशन होगा, जो रैंडमली मूव करेंगे, वही जो मोशन होगा वो क्या कहलाते हैं? ब्रोवियन मोमेंटम, ठीक है। क्या बताया कि जिसके मान लो अपने पास डार्क रूम में वहाँ पे एक छोटा सा होल है, तो जैसे उस होल में से हम देखते हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल आपस में रैंडमली मूव करते हैं और रैंडमली मूव करने के बाद आपस में कोलाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो रैंडमली मोशन एग्जिस्ट करेगा इन पार्टिकल के अंदर, वही मोशन क्या कहलाते हैं? ब्रोवियन मोमेंटम, ठीक है। जिसके मान लो पार्टिकल ये रहा,
दूसरा पार्टिकल ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। मान लो पहला पार्टिकल है, ये दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करते हैं, ये तीसरे के साथ कोलाइड करता है, ये चौथे के साथ, ये पांचवे के साथ, ये सिक्स्थ, मतलब इस टाइप से आपस में मूव करते हैं। ठीक है, इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, वो रैंडमली मूव करते हैं। तो ये जो रैंडमली मोशन एग्जिस्ट करते हैं, यही क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जिगजैग मोशन। दिस इज जिगजैग मोशन। तो ये जो जिगजैग मोशन होगा पार्टिकल के बीच में, ये क्या कहलाते हैं? दिस इज कॉल्ड ब्रोवियम मूवमेंट। ओके, जिगजैग मोशन एग्जिस्ट इन गिवन पार्टिकल्स इज नोन एज ब्रोवियम मूवमेंट। कर लोगे? तो ये जो ब्रोवियम मूवमेंट की जो डेफिनेशन है वो अपने नोट्स में उसमें देख लेना। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसके अंदर स्मॉल साइज के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं जिगजैग मोशन के अंदर। एक पार्टिकल दूसरे के साथ कोलाइड किया, दूसरे तीसरे से, तीसरा चौथे से मतलब कोलाइड करेगा, और इनका जो डायरेक्शन होता है वो रैंडमली होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, जिगजैग मोशन में ही आपस में मूव करते हैं। तो जो जिगजैग मोशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है वही मोशन क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड ब्रोवियम मूवमेंट। ओके, तो ये था अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो हमने 4 प्रॉपर्टीज आज डिस्कस करी है। जो 5वीं प्रॉपर्टीज है वो है चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज कैसे डेवलप करते हैं वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वैसे तो हमने पीछे पढ़ लिया था, जिसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था, तो उसके इसमें पॉजिटिव कोलाइडल सोल, नेगेटिव कोलाइडल सोल ऑब्टेन हुआ था पेप्टाइजेशन प्रोसेस में, तो वही हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो चार्ज कैसे डेवलप किया जाएगा किसी गिवन कोलाइडल सोल पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत जो पीछे हमने पढ़ा था पेप्टाइजेशन, उसका कंसेप्ट पढ़ना है। फिर हम अगले लेक्चर में इस ब्रोवियम मोमेंटम के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कौन सी? चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो पढ़ा दिया वो पढ़ के आना है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट की जाएगी। थैंक यू। ओके।